तो पिछले क्लास में हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े थे थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि एक भी दो टॉपिक का नाम कम से कम याद होना चाहिए कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े। याद है? बताइए लोग कौन टॉपिक पर है? बताइए कुछ क्या पढ़ा? कल पढ़े थे हम लोग कि जब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभि के चक्कर लगाता है, उसके कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़े। जो इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है नाभि के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो उसके कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे कितना होता है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? चुंबक के लिए द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाया जाता है? यहाँ जाने के बाद एक भी बार कॉपी उठाए है 24 घंटा में? नहीं उठाए होंगे। आप बताइए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य पढ़े थे ना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक को निलंबित किया जाता है, लटकाया जाता है किसी एकल थीटा पे, तो उससे जो किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या बताया गया? सबसे जो लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे हाँ बताइए राकेश, कार्य का फॉर्मूला बताइए। डब्ल्यू एस जैसा तो कहीं नहीं था, याद है। फॉर्मूला डिराइव करके क्या निकाला गया था? नहीं मिला आपको? आप भी नहीं बोलेंगे 24 घंटा में एक भी?
नहीं पढ़े पढ़े, खाली नोट लिखे है बस। mg into 1 minus cos theta। अभी सबको याद आता है, उठ के बस चाहे कॉपी रखना, उसके बाद अगला क्लास लेके आ जाना। क्या बताया गया था? एक तो हम लोग पढ़े थे कि अगर ये टॉर्क घूमता है तो उससे उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग म्यू एल से दर्शाते हैं। इस म्यू एल का मान कितना आया था? एल के पद में एल बटे ये आया था ना। म्यू एल जो हो गया, यही क्या हो गया? द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अतः इसमें एल क्या होता है? अब बताइए क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला याद है? अलग से लिखे थे। अब बताइए कोणीय संवेग का फॉर्मूला याद है? mv r। ये जो होता है क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला कल बताया था, क्या होता है? mv r होता है। और यहाँ पे जो m है, m क्या है? m जो है यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पर किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो m क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान होगा। ये में यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बैठिए लोग सब। अगला जो टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है हम लोग को? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? याद है? जब कोई वस्तु स्थिर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्टोर रहता है। क्योंकि वही बाद में क्या करता है? गति प्रदान करता है। उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और कार्य में कुछ संबंध होता है। स्थितिज ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध होता है? तो कार्य में परिवर्तन होता है। तो कार्य में परिवर्तन जो होता है वो बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का। जो कार्य में परिवर्तन होता है वो बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में के परिवर्तन का, वो बराबर होता है। जैसे कि इसके पहले अभी हम लोग कार्य का फॉर्मूला पढ़े थे, उसी से ये रिलेटेड। कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? W बराबर
एम बी 1 माइनस, यही कार्य का फॉर्मूला पढ़े थे। तो ये जो कार्य निकला है किस एंगल पे निकला है? थीटा एंगल पे निकला हुआ है। कोई भी एंगल दिया रहेगा उस एंगल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य को निकाल सकते हैं। तो अगर अलग अलग विक्षेप रहेगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं थीटा मान, लिख लेते थीटा 1 के थीटा 1 विक्षेप के कारण कार्य। पहले लिख दिए कि अगर थीटा 1 का विक्षेप होता है तो उसका कार्य जो लिखाएगा उसको हम लोग W1 से दर्शा देते हैं। तो क्या लिखाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। जब ये चुंबक कितना से विक्षेप हुआ है, थीटा 1 से, पहले थीटा पर विक्षेप था तो उसके लिए कार्य का फॉर्मूला ये लिखा गया है। अगर वही चुंबक किस पर थीटा 1 से विक्षेप होगा, ये थीटा किसके बीच का कोण होता है, थीटा किसके बीच का कोण होता है, देख के बताइए, थीटा किसके बीच का कोण होता है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक के बीच का, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक के बीच का जो कोण होता है वो थीटा होता है। वैसे ही अगर थीटा 2 जब विक्षेप होगा, थीटा 2 विक्षेप के कारण कार्य, इसको हम W2 से दर्शा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिखाएगा। अभी ये कुछ कार्य पहले हुआ था, फिर बाद में कुछ एंगल और विक्षेप हुआ था, कुछ कार्य और हुआ। अब इसी कार्य में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा W जो बराबर होता है डेल्टा W बराबर होगा, डेल्टा W हमको दिख रहा है कितना है, W2 माइनस W1 बराबर है डेल्टा U को इधर लिख लेते हैं। W2 का मान कितना है, यही निकला है एम बी 1 माइनस थीटा 2, फिर माइनस करना है W1 को, W1 कितना है एम बी 1 माइनस कॉस थीटा 1। अब इसमें देख सकते हैं एम बी क्या है, कॉमन है, दोनों में सेम है ना, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पर माइनस आने से छोड़ेंगे तो इसका आगे माइनस आएगा, इसका आगे क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ -1 होगा, प्लस में क्या होगा कॉस थीटा। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से जो परिवर्तन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, एम बी माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। फिर से ये एम बी से गुना कर देते हैं, एम बी से गुना कर देंगे तो यहाँ पे पहला आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2, और यहाँ पर प्लस में होगा एम बी कॉस थीटा, यही आएगा। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, यहाँ प्लस है तो एक बार माइनस लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट देके माइनस लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमको पता है कि परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब यहाँ पे ये स्थिति जो है परिवर्तन, मतलब इसको क्या लिखते हैं U2 माइनस U1। U2 को क्या बोला जाता है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होगा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक, मतलब प्रारंभिक मतलब ये इनिशियली होता है, शुरुआती होता है, और ये क्या होता है अंतिम होता है। इसको हम लिख सकते हैं अंतिम स्थितिज माइनस यहाँ पर इसको हम लोग प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। यही जो है अंतर, अंतिम स्थितिज ऊर्जा और ये प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का अंतर यही हमको दिख रहा है, कितना है एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 1। अब इसको तुलना करेंगे तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या दिख रहा है, माइनस एम बी कॉस थीटा 2, प्रारंभिक क्या दिख रहा है माइनस एम बी
cos थीटा, इसलिए कि अंतिम में से यहाँ पे क्या है, ये अंतिम पहले लिखा हुआ है, प्रारंभिक अंत में शुरू में लिखा है, मतलब यहाँ पर ये पहले ये बाद में लिखा जाता है, इसलिए कि अंतिम में से क्या करते हैं, प्रारंभिक को माइनस करते हैं, तो वही अंतर होता है। यहाँ पर ये हो गया अंतिम और ये हो गया प्रारंभिक, मतलब यहाँ से इससे तुलना करेंगे, U2 जो होगा, U2 किसके बराबर होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 के, U1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 1 के। सिंपल ये है कि अगर एंगल थीटा 1 से विक्षेप है तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या लिखाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 1। अगर थीटा 2 से विक्षेप है तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या लिखाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 2। अगर थीटा एंगल से विक्षेप होगा तो क्या लिखेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 लिखा हुआ है, अगर थीटा से विक्षेप होगा तो थीटा 1 थीटा 2 की जगह क्या लिखाएगा, थीटा लिखाएगा, हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ये फार्मूला याद रखना है स्थितिज ऊर्जा का, दोनों सेम ही है, बस ये अंतर इतना ही है कि ये थीटा 1 पे विक्षेप बता रहा है, ये थीटा 2 पे विक्षेप बता रहा है। जिस एंगल में विक्षेप बताएगा उतना वो लिखा जाएगा, थीटा भी बोलेगा तो थीटा यहाँ पर लिखना है, थीटा हो जाएगा, ये माइनस में होता है, माइनस एम बी और थीटा 1 के बराबर होता है। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ध्यान रखना है। स्थितिज ऊर्जा ऑब्वियस है कि जब भी कोई चीज़ रोटेट करे या कोई चीज़ गति करे, तो गति के दौरान या रोटेट करने के दौरान वो अपने अंदर ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। जो ऊर्जा उसके रूप में स्टोर हो रहा है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बहुत बार पढ़ते हैं लोग कि जब कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ रहता है तो इसमें क्या होता है, स्थिर है, इसके पास क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है तभी जाकर वो गति में आ सकता है या और कोई दूसरा काम कर सकता है। अगर स्थितिज ऊर्जा नहीं रहेगा उसके पास स्टोर, तो दूसरा काम वो नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला ध्यान में यही रखना है स्थितिज ऊर्जा का। अब आप पढ़ना हम लोग अक्षीय स्थिति में कैसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव किसको बोला जाता था, याद है किसी को, द्विध्रुव किसको कहते हैं, बोलो क्यों बोल रहा है, द्विध्रुव किसको बोला जाता है, दो बराबर आवेश, लेकिन क्या होना चाहिए, सजातीय है विजातीय, विजातीय होना चाहिए, और कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो उससे बनने वाला जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या कहते थे, द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव हम लोग जो बात करते थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग देखे थे कि विद्युत द्विध्रुव जब होता है तो उसके कारण चुंबकीय, उसके कारण विद्युत क्षेत्र देखते थे। तो विद्युत क्षेत्र हम लोग दो स्थिति पर देखे थे, एक अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी किया गया था और फॉर्मूला भी याद कराया गया था कि अगर कोई यहाँ पे द्विध्रुव होता है, मतलब एक जगह माइनस क्यू है, एक जगह क्या है प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पे 2a था, ठीक। तो इस केस में बताया गया था कि इससे जाने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं, उससे जाने वाला लाइन को हम लोग क्या कहते थे, अक्षीय कहते थे। और इसके बीच से जो लंबवत लाइन जाता है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, निरक्षीय कर रहे थे। तो दोनों बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर भी हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाले थे और निरक्षीय स्थिति पर भी हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाले थे। दो चीजें वहाँ पे निकाले थे, विद्युत क्षेत्र भी निकाले थे और क्या निकाले थे, विभव निकाले थे, दूसरा विद्युत क्षेत्र और विभव हम लोग देखे थे। और इम्पोर्टेंट और फार्मूला भी याद भी रहना चाहिए। उसी प्रकार से जब एक चुंबक लेते हैं तो चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एक चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर हमको क्या करना है, चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है, जैसे वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अक्षीय स्थिति पे। सबसे पहले हम चुंबक यहाँ पे दिखा रहे हैं,
यहाँ पे इसका 2 पोल होता है, यहाँ पे साउथ एज होता है, यहाँ पे नॉर्थ एज होता है। और दोनों के जो बीच के दूरी होता है, इसके दोनों के बीच के दूरी को कितना से दिखाते हैं? दोनों के बीच के दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं? पिछले क्लास में बताया गया, कितना से दिखाते हैं? दोनों के बीच के दूरी को किससे दिखाते हैं? 12 से दिखाते हैं। ठीक, 12 का मतलब है कि अगर इसके बीच में कहीं पर बिंदु लेते हैं, ये वाला लंबाई कितना होगा? L होगा, और ये लंबाई भी कितना होगा? इसको हम लोग मूल्य बिंदु मान के चलेंगे। अब हमको इससे क्या करना है? अक्षीय स्थिति लेना है, मतलब इसको अक्ष बनाना है। ये जो ध्रुव से होते हुए लाइन जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अब इसी पर कहीं पर एक बिंदु P लेना है, जहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु को हमको बताना है कि इस चुंबक के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, बताना। तो ये जो दूरी दिया हुआ है कि जो बिंदु P है वो कहाँ से दिया हुआ है कि लिखा भी होगा, इसके कारण चुंबकीय अक्ष से स्थित बिंदु P पर क्षेत्र B का परिणाम लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं कितना दूरी पे, इसके इस वाले दूरी से, इसको O मान लेते हैं बिंदु को, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये R। तो मतलब ये O बिंदु से R दूरी पर क्या करना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखा दिया गया है इसके पहले कि अगर कोई ध्रुव होता है तो उसका, या हम लोग बोल सकते हैं कि किसी का ध्रुव पराबल्य P होता है तो उससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। अगर कोई ध्रुव पराबल्य P होता है तो उससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसके पहले फॉर्मूला लिखा दिया गया। यहाँ पर बताया गया पहले से ही कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई ध्रुव है, ये ध्रुव का ध्रुव पराबल्य कितना है? P है। अगर इससे R दूरी पर हम चाहते हैं, यहाँ पे क्या बताना है आपको? चुंबकीय क्षेत्र बताना है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना बताया गया है? μ0 बटे 4 पाई P बटे R, इसका स्मॉल p होता है, ठीक, P बटे R। तो यही चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया गया है, इस बात को ध्यान रखना। ये पहले से जानकारी दिया गया है। याद आया कि अगर कोई ध्रुव है और ध्रुव पराबल्य P है, इससे R दूरी पर अगर यहाँ पे, इससे R दूरी पे यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखते हैं तो कितना फार्मूला होता है? μ0 बटे 4 पाई P बटे R स्क्वायर होता है। अब हमको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसमें दो ध्रुव है, SBI और NB। दोनों ध्रुव का ध्रुव पराबल्य दोनों का सेम होता है, पहले बताए थे। इसका ध्रुव पराबल्य भी P है और इसका भी क्या है? P। दोनों का ध्रुव पराबल्य P है। इसके कारण भी यहाँ पे क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और इसके कारण भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी बता दिया गया है कि दिशा कैसे डिसाइड होता है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर से किधर होता है, ये भी चर्चा किया गया। बताइए तो, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा? यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर आएगा? उससे दूर आ जाएगा कि उसके करीब आएगा? अगर इस ध्रुव के कारण यहाँ पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, इस ध्रुव के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका दिशा किधर होगा? बताएगा तो n से निकालता तो ऑब्वियस है कि इसके आगे की ओर जाएगा, लेकिन ये तो क्या करता है? अपने वो खींचता है ना, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा? इधर होगा। मतलब इस ध्रुव के कारण इधर होगा और इस ध्रुव के कारण किधर होगा? उधर होगा। बात समझ में आ गया? अब उसी प्रकार से हमको क्या करना है? दोनों का चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, चलिए इसी से लिख लेते हैं कि नहीं लगेगा। 8 दान करने के बाद अगर डॉक्टर साहब 3 दान मजदूर के लिए पावर का चश्मा लिखेंगे तो पावर से चश्मा
पहला लिख लिए कि ध्रुव n के कारण बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा कि इस n से P का दूरी कितना है। तो ये देख के बताइए लो कि n से P का दूरी, तभी जाके ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये उस ध्रुव से ये दूरी होता है, n ध्रुव यहाँ पे है, इससे P तक का दूरी कितना है, r तो यहाँ से माने, o से माने, P से कहाँ माने, वैसे कि यहाँ से r माइनस l होगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और ये इधर से l हटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा। तो r में से क्या करना होगा, l को हटाना होगा, मतलब दूरी इसका क्या हो जाता है, n से r माइनस l हो जाएगा। तो दूरी पता चल गया, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र लिखना है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण लिख रहे हैं, n दूरी के कारण, इसीलिए इसको हम यहाँ पर bn से दर्शा देते हैं। bn बराबर म्यू नॉट बटे 4 उसके बाद यहाँ पर P है तो जरूर बराबर इसका भी कितना है, P ही है, यहाँ पर P लिखा है बटे में R, तो यहाँ पर दूरी कितना है, R माइनस L है, दूरी जो लिखाएगा क्या लिखा है, R माइनस L, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें। इसका दिशा दिख रहा है, किधर दिशा है, दिशा उसका बताए थे कि दिशा दर्शाने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर हम लोग एक्सिस भी ले सकते हैं दिशा दर्शाने के लिए, इसको मान लेते हैं पूरा वो क्या है, ये एक्स अक्ष है, मतलब एक्स एक्सिस है। एक्स अक्ष का जो दिशा होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, याद है, आई कैप से दर्शाया जाता है। और जो वाई एक्सिस का दिशा होता है उसको हम लोग के कैप से दर्शाते हैं, और जो जेड एक्सिस का दिशा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, के कैप से दर्शाते हैं। यहाँ पे अगर सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर सदिश का साइन दे देते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है इसका दिशा जो आएगा इधर आएगा, और इसका जो यहाँ पर bn हो गया इस तरह। लेकिन हमको पता है कि s वाला एकांक जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका दिशा किधर होगा, इसके विपरीत होगा। यहाँ पर हम लोग किसको हम लोग दर्शा देते हैं, किससे, तो हमको पता ही है s वाला है, इसको bs से दर्शा देते हैं। तो अब इसका हम इसके कारण लिखेंगे, s ध्रुव के कारण लिखेंगे, ठीक। ध्रुव s के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बिंदु P को दर्शाया जा रहा है। बहुत तो सोचेगा कि ये P और ये P सेम ही है, सेम नहीं है, पता चल रहा है ना। ये P क्या है, ये ध्रुव के ध्रुव परावलय है, और ये P क्या है, यहाँ का बिंदु है, और ये स्मॉल P है और कैपिटल P है। तो अब हम मान लिखेंगे तो B S से इसको दर्शाते हैं, इसका मान वही लिखा है म्यू नॉट बटे 4 पाई P बटे, अब इसका दूरी डिसाइड करो क्या होगा, हमको यहाँ S से P का दूरी बताना है, S से लेके P तक का। यहाँ से यहाँ तक R है, अगर एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, L ऐड हो रहा है, तो क्या होगा R प्लस L हो जाएगा, तो जो दूरी होगा R प्लस L। इसका दिशा ये भी एक्स एक्सिस का ही है, लेकिन हमको पता है कि एक्स एक्सिस इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या लिखाएगा, माइनस ये तो दोनों का नाम। यहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कितना हो जाएगा, उसको B से दर्शा देते हैं। B सदिश रूप में दर्शा देते हैं, तो दोनों का योगफल के बराबर हो जाएगा, तो Bn प्लस Bs के योगफल के बराबर। तो इसका मान, दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे, सदिश रूप में ही रखेंगे, तो इसका मान कितना है, म्यू नॉट बटे 4 पाई P बटे R माइनस L के होल स्क्वायर आई कैप प्लस इसका मान है म्यू नॉट बटे 4 पाई P बटे R प्लस L के होल स्क्वायर माइनस आई कैप। देखो यहाँ से ये माइनस निकल के यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा। जो कॉमन पहले हो रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं, इसमें से क्या क्या कॉमन हो जाएगा,
म्यू नॉट पी बटे 4 पाई कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 1 बटे आर माइनस एल के, याद है ना, फिर किसी को जानना है शांति से रहो। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे आर प्लस एल के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा आई पे दिशा के साथ में। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, म्यू नॉट पी बटे 4 पाई, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का गुणनफल, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आर प्लस एल के स्क्वायर माइनस ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा आर माइनस एल के द। अब इसको ए प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला पर तोड़ेंगे, इसको ए माइनस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला पे तोड़ेंगे। म्यू नॉट पी बटे 4 पाई, इसका तोड़िए तो ए स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 आर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन है तो डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लोग। जो भी फॉर्मूला है प्लस में आएगा वो इसमें लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा, माइनस साइन है तो अगर इसको लिखते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर तो ये माइनस में लिखाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब ये भी माइनस में लिखाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 ए बी होता है ना, तो पहले से आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 ए बी 2 आर ए हो जाएगा। अब नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का सेम ही घात है, इसको अंदर में लिख के टोटल घात इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए जो ऊपर में कटने वाला है कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे इससे दोनों के दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये दोनों बचेगा प्लस में, ये कितना आ जाएगा ये पी जो आएगा म्यू नॉट पी बटे 4 पाई, यहाँ पर ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4 आर एल हो जाएगा। बटे में अगर देखेंगे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा तो ये निकल के आया। अब इसको हम लोग m के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसलिए वहां पर भी हम लोग p के रूप में धीरे धीरे आघूर्ण के रूप में चेंज कर रहे थे, यहाँ पर क्या है चुंबकीय आघूर्ण के रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले m का फार्मूला याद कीजिए, लोग क्या होता था, m का फार्मूला क्या था, चुंबक के लिए अगर चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें उत्पन्न तो उसके लिए था। दूसरा क्या था, जो चुंबक को रखते हैं 2L P था, यहाँ पे ऊपर में 2L P बनाते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको अलग ही लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं 2 इंटू, इसमें 4 को 2 बार 2 लिख देते हैं, ठीक, एक बार 2 लिख दिए और यहाँ पे 2 के साथ L लिख दिए और एक इसके साथ P लिख दिए, और फिर यहाँ बचा कितना 2 बार। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा, दूसरा का 4 आ जाएगा, L इंटू आर आ जाएगा, P वाला जो यहाँ पे था वहाँ पे लिख दिए, ठीक। और इसी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे M लिख लेंगे, नीचे में जो है उसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का था। अब इसी के जगह पर यहाँ पर क्या बन जाएगा M बन जाएगा, कैसे क्या निकल जाएगा D का, ये सब में यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट, यहाँ से बन जाएगा ये M इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ से बढ़ता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के माइनस है ना, माइनस आर स्क्वायर माइनस आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, यही आया है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन लगता है कि R जो है L से क्या है बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन लिए थे ना,
कि जो R होता है, मान लेते हैं कि ये जो R दूरी लिए है इस L के तुलना में बहुत बड़ा है, तो उस केस में क्या बनता है, अगर R जो होगा बहुत बड़ा होगा L के केस में, उस टाइम हम बार बार ये चीज़ें बताते हैं कि इसमें से R स्क्वायर में से L स्क्वायर घटाए या ना घटाए उससे ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा, तो उसके इसमें L लगभग इसके करीब, इसके मतलब इसके तुलना में ये लगभग नहीं के बराबर माना जाता है। क्या हो गया, कौन खींचा है, पता नहीं है सर। यहाँ पे R की तुलना में L बहुत छोटा है, L को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बहुत बार बताया है। यहाँ से सिर्फ क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m 2r डिवाइडेड बाई, यहाँ पे R का पावर अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो R के पावर 2 था, इसका पावर कितना है 2 है, पावर टोटल कितना आ जाएगा 4, एक R से यहाँ से एक कट जाएगा तो पावर कितना बचेगा, तो यहाँ से जो निकल के आया मान कितना आ गया, v बराबर जो निकल के आ गया म्यू नॉट बटे 4 पाई, ऊपर में क्या बचा 2m बटे r आई के अगर सभी सूट में दिखाना चाहते हैं आप ये डेरिवेशन इसका आया था एक बार, तो ये 5 नंबर में आया था। डेरिवेशन आएगा तो ये पूरा बनाना पड़ेगा, तो फार्मूला तो याद रखना ही है। तो जो b का मान आता है कितना आएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे r की। सब मान पता होना चाहिए कि म्यू नॉट किसको बोला जाता है, म्यू नॉट किसको कहते हैं, अरे साहब किसको कहते हैं, म्यू नॉट क्या होता है, बोलिए, मिनट क्या होता है, जो पता है, निर्वात का चुंबकशीलता मान कितना होता है, 4.10 के पावर माइनस 7 होता है। मात्रा क्या होता है, हेनरी पर मीटर। m क्या है यहाँ पे बताइए आप, m क्या है, इतना बार क्या क्या चीजें बोला जाता है, बार बार चीजें रिपीट करता है, फिर भी नाम याद नहीं होता है। इसका मतलब सिंपल है कि आपको क्लास में कोई मतलब नहीं रहता है। छोटा सा नाम याद नहीं कर सकते इसको क्या बोला जाता है, जो कि बहुत बार आते रहता है। क्या होता है एम, एम क्या होता है, हाँ क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोले, चुंबकीय आघूर्ण बोले, उसी का मान होता है ना 2Lp। उसके बाद आर, आर क्या है इसमें, कहाँ से, वो से पी तक, मतलब ये भी बोल सकते हैं चुंबक के मध्य बिंदु से बिंदु पी तक का दूरी है। जब तक ये सब टर्म से याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला भी याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। फॉर्मूला याद करने से क्या होगा, फॉर्मूला के साथ अगर सारा टर्म्स का पता रहेगा, सब्जेक्टिव लिखने में भी मदद मिलेगा। बैठिए, पढ़ने आते तो पढ़ाई कुछ करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। बार बार बताया जाता है, जो भी क्लास करके जाते हैं तो कम से कम जाके एक बार देखना चाहिए, कॉपी बुक देखना चाहिए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जरूर देखना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का।
हाँ? म्यू नॉट बोला जाता है, निर्वात का चुंबकशीलता। सब चीज लिखवाया गया है, जो रिपीट करता है बार बार वो चीजें दोबारा नहीं लिखवाते। दूसरा है निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अभी हम लोग क्या ये पर पढ़ रहे थे, सेम उसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति पर पढ़ना है। फिर उसी प्रकार से सबसे पहले हम चुंबक बनाएंगे। इसका दो ध्रुव होगा, एक हो गया एस और एक हो गया। इसका जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ से एक एक्सिस जाएगा इसके लंबवत, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इस पर कोई पर बिंदु P रहेगा जिसको हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। कहीं पर भी एक बिंदु ले लेते हैं P, इस बिंदु पर हमको बताना है कि इस चुंबक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होने वाला है। सिंपल चीज है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये आधा दूरी लेंगे, ये क्या होगा L और ये क्या होगा L। और दूरी हमेशा जहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना रहेगा चुंबक के कारण, दूरी हमेशा कहाँ से लेंगे, ये वाला O बिंदु से, इसको O मानेंगे। इसी से यहाँ पे दूरी दिया है, इस नई दूरी पर क्या करना है हमको, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो अब इस बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। इस ध्रुव के कारण भी होगा, इस ध्रुव के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब अगर इस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो इससे दूरी पहले पता चलना चाहिए, तो ये दूरी इसका होगा। और इस ध्रुव के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र इसके क्या होगा, इधर होगा कि उधर होगा। साउथ वाला क्या बोले, साउथ वाला अपने और खींचता है, मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। और इसके कारण जो होगा तो यहाँ से पहले दूरी दिखाते हैं, ये दूरी हो गया। और नॉर्थ वाला के कारण क्या होता है, इससे दूर जाता है, ये किस दिशा में होगा, इस दिशा में। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसको हम लिख देते हैं, इसका नाम Bn। और यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, बाद में सब दिखाते हैं, ये हो जाएगा Bn और ये हो गया Bs। ठीक, अब ऑब्वियस है कि सदिश है, सदिश में डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। अब कोई बात सोचा तो पीछे में हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे, ये डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया था। इसमें दोनों का दिशा एक ही के अलॉन्ग था, एक इसके निगेटिव में था, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हुए थे। ये सदिश रूप में से डायरेक्ट योगफल रूप में लिखा जाता है, लेकिन उसका परिमाण नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। बात समझ में आया। यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि जब ऐसा रहता है कि अलग अलग दिशाओं में रहता है तो उसको सदिश को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जब अलग अलग दिशाओं में रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, दो एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं उस सदिश को, और तब जाकर उसका परिमाण हम लोग देखते हैं, निकालते हैं। इसलिए कि दो जब कंपोनेंट में तोड़ते हैं एक्स और वाई में, तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे को लंबवत होता है, लंबवत सदिश का परिमाण निकालना आसान होता है। ये सब चीज़ें चर्चा भी की थी एक सदिश के रूप में। अब यहाँ पे एक इसका इधर दिशा है, एक इसका इधर दिशा है, यहाँ पर दो एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स और एक वाई। दो एक्सिस का यहाँ पे निर्माण करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले क्या करते हैं, चुंबक के एक लॉन्ग एक्सिस ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग जानते ही जाते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक अक्ष मानते हैं ना। और जो इसके लंबवत एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वाई कहेंगे। दो एक्सिस ले लिए। अब ये जो दो सदिश है, एक्सिस के रूप में क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। एंगल हम लोग कोई भी ले सकते हैं, देख लेते हैं बुक में कौन सा एंगल दिया हुआ है। चलिए इस दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना लेकर बनाया, तो ये वाला एंगल यहाँ पे लिया गया। यहाँ पर ये एंगल कितना है, कितना। अब यहाँ पे इस सदिश को तोड़ने के लिए दोनों कंपोनेंट में एक्स और वाई में यहाँ या तो ये एंगल पता होना चाहिए या तो ये एंगल पता होना चाहिए, कोई भी एक एंगल पता होना चाहिए। तो अगर ये एंगल कितना है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पर सिंपल अगर देखेंगे कुछ ऐसा लाइन दिख रहा है कि ये वाला लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये जो चुंबक वाला लाइन है इसको ड्रॉ कर दिए,
और यहाँ से ये एंगल ऐसे बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है? थीटा। तो पूछ रहे कि ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। इसलिए कि जब ये समांतर होता है लाइन, तो ये दोनों कैसा कोण कहलाता है? एकांतर अंतः कोण कहलाता है। एकांतर अंतः कोण एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ये दोनों एंगल सेम होगा, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बन जाएगा? अब देखो यहाँ पे बात करेंगे तो ये लंबाई और ये लंबाई भी क्या है? सेम है। ये अगर पूरा त्रिभुज को देखेंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? इसका दो भुजा बराबर होता है और उसका दो कोण भी बराबर होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? इस तरह से अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। इसलिए कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये दोनों क्या होता है? समगत कोण होता है। और समगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये एंगल जब थीटा है पता चल गया, तो इस वाले सदिश को इधर और इधर कंपोनेंट में तोड़ा जाता है। सदिश को तोड़ना बहुत बार सिखाया गया है कि अगर कोई सदिश मान लेते हैं कि ये ए है, इस ए को इस दो एक्सिस के लॉन्ग तोड़ना है। अगर ये एंगल थीटा है, इधर एंगल रहता है, उधर लिखा जाता है ए cos थीटा, इधर क्या होता है? ए sin थीटा। ये बहुत बार बताया गया है। यहाँ से हम तोड़ेंगे, तो अगर इस वाले को तोड़ते इसकी ए लॉन्ग, इस वाले को इसके लॉन्ग जब तोड़ेंगे, यहाँ पे बनेगा ये बी ए cos थीटा। इस वाले को भी इसके लॉन्ग, ये भी थीटा ही एंगल, इस वाले को इसके लॉन्ग तोड़ेंगे, ये भी क्या बनेगा? बी एन cos थीटा। ठीक है। अब जब ये वाला सदिश इस वाले के लॉन्ग टूटा तो इधर भी टूटेगा, ये वाला दोनों तरफ टूटेगा ना, इधर और इधर। इधर क्या लिखा है? बी एस sin थीटा, इधर cos थीटा लिखा है, इधर क्या लिखा है? और ये वाला कंपोनेंट भी इधर और इधर टूट रहा है, इधर टूट के लिख दिए बी एन cos थीटा, और इधर ये इधर लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? sin थीटा, बी एन sin थीटा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों सदिश था अब इसकी खत्म हो गया। अब ये दो एक्सिस के लंब, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस के लंब हमको सदिश दिख रहा है, उसी का हमको क्या करना है? उसी का हमको परिमाण निकालना है कितना होगा। सबसे पहले हम बी एस और बी एन का मान लिखते हैं। पहले सदिश नहीं लिखते हैं, पहले मान लिखते हैं कितना होगा। पहले हम बी एन का ही मान लिखते हैं। बी एन का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम बता दिए कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए क्या लिखा है? म्यू नॉट बटे 4 पाई, उसको ध्रुव परावल का पी डिवाइडेड बाय ध्रुव, उस ध्रुव से दूर। हम एन के कारण निकालते, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना पड़ेगा ना। ये दूरी कितना होगा? अगर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक r है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? l है, ये दूरी कितना होगा? एन पी, ये भी बताना पड़ेगा। अगर यहाँ ये L है और ये R है, ये दूरी कितना आएगा? समकोण त्रिभुज से, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे ये लंबवत एक कर्ण है। कर्ण कैसे निकलता है? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम वही यहाँ पर भी वही दूरी होगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मतलब ये दूरी पता चल गया, इसका स्क्वायर करना रहता है। रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये इसका परिमाण हो गया, स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा। तो जो बी एन का मान निकल गया कितना है? म्यू नॉट बटे 4 पाई पी बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब आते हैं बी एस का मान लिखते हैं, तो इसका भी लिखाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई पी बटे, इसका भी वही दूरी है, इस दूरी से भी दूरी तो वही है ना, कितना लिखा है? यही लिखा जाएगा, दूरी का स्क्वायर होगा, यही आएगा ना, ये भी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस। अब एक चीज ध्यान देंगे, ये दोनों का मान क्या है? समान ही आया है। अगर परिमाण का बात करेंगे तो ये नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव से दोनों से दूरी सेम होने के कारण यहाँ पर दोनों का मान क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो ये दोनों का मान सेम आ रहा है, इतना तो पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अब सदिश रूप में निकालते हैं, एक्स एक्सिस के लंब और वाई एक्सिस के लंब, दोनों के लंब निकालते हैं। तो पहले हम वाई एक्सिस के लंब निकालते हैं। तो वाई एक्सिस के लंब को हम उसके चुंबक को बी वाई से दर्शा देते हैं। ठीक, सदिश रूप में आप लिखेंगे। तो अगर वाई एक्सिस के लंब देखेंगे तो एक नीचे की ओर आया है, एक ऊपर की ओर आया है। नीचे की जो ओर आया है क्या है? बी एस साइन थीटा आया है। ऊपर की ओर आया जो क्या है? बी एन साइन थीटा।
ऊपर वाला जो लिखाएगा जे कैप प्लस में लिखाएगा, नीचे वाला जो लिखाएगा जे कैप माइनस में लिखाएगा। तो पहले ऊपर वाला को लिख देते हैं बी एन साइन थीटा जे कैप, फिर प्लस नीचे वाला को लिखते हैं, ये लिखाएगा बी एस साइन थीटा माइनस जे कैप, यही होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे तो ये दोनों को दोनों क्या है, सेम है। बी एन और बी एस क्या है, समान है ना। इसका मतलब जब ये दोनों सेम है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस बीच में यहाँ पर माइनस लेके आते हैं, तो बी वाई के लंब जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है तो क्या आएगा, बी एन साइन थीटा जे कैप, फिर यहाँ माइनस लिख देते हैं बी एस साइन थीटा। हम लिख सकते हैं चूंकि बी एन जो है बराबर है किसकी, बी एस के। यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों का मान क्या है, सेम है। इस कारण से किसी को भी एक जो बी एन की जगह बी एस लिख सकते हैं। अगर बी एन की जगह बी एस लिख देते हैं तो यहाँ पर बी एस लिख देते हैं बी एस साइन थीटा जे कैप माइनस बी एस साइन थीटा। ये अब दोनों को दोनों सेम हो गया, एक में दूसरे घटेगा, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो वाई के लंब जो चुंबकीय क्षेत्र का मान देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्स एक्सिस के लंब हम लोग लिखते हैं, एक्स एक्सिस के इसको हम लोग बी एक्स से दर्शाते हैं। एक्स एक्सिस के लंब देख सकते हैं, उधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। चाहेंगे तो दोनों को निगेटिव के रूप में दिखा सकते हैं। ये दोनों को दोनों इधर के डायरेक्शन में ही है। तो पहले अगर बी एन को लिखते थे, बी एन क्या है, कॉस थीटा है, इसको माइनस आई कैप से दिखा दिए। अब प्लस में दूसरा क्या है, बी एस कॉस थीटा, ये भी माइनस आई कैप ही होगा। तो बी एस कॉस थीटा माइनस आई कैप हो जाएगा। दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन करना चाहते हैं कर सकते हैं, या माइनस आई को ही बाहर रखते हैं। अब हमको पता है कि बी एन और बी एस का मान क्या है, सेम है। जब बी एन और बी एस का मान जब यहाँ पर सेम आया हुआ है तो किसी को एक को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते, इसको भी हम लोग बी एस लिख लेते हैं, बी एस कॉस थीटा, प्लस में ये भी आ गया बी एस कॉस थीटा। ये जो आई कैप है माइनस आई कैप, इसको बाहर ही रखते, ये डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को दोनों सेम आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू बी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर बी एस का मान रख देते हैं, बी एस का जब मान रखेंगे तो टू बी एस का मान कितना है, ये वाला है, इसके जगह पर लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई के बाद क्या है, पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया बी एस का मान। कॉस थीटा का भी मान रखते हैं। कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे एंगल ये थीटा है, हमको कॉस थीटा का मान इस त्रिभुज के अंदर से चाहिए, कैसे आएगा। एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल थीटा है, सबके बारे में पता है कि ये एल है, ये आर है, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो कॉस का ये 90 डिग्री है, और कॉस थीटा बराबर कितना लिखाएगा, अनुपात। कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, उसको याद है, कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, हैं? आधार किसको बोलते हैं, थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। जो बच गया यही क्या होता है, आधार होता है। आधार कितना है, एल है, और डिवाइडेड बाय कर्ण इसका कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही कॉस थीटा का मान होगा। यहाँ पर रखते हैं इसका मान क्या आया, एल बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर उसके बाद अब इसके बाद लिख सकते हैं म्यू नॉट 2 एल पी के साथ में लिखिए, एल पी, यहाँ पर 4 पाई है तो 4 पाई, ये दो को यहाँ पे लेके चले, एल पी को साथ में लिखिए, ठीक। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये रूट लिखा है, इसका मतलब इसका घात कितना है, इसका मतलब घात कितना,
ये सब पिटाई खाओ, इतना छोटा छोटा सा चीज़ नहीं बताते हो लोग, जो कि 8 क्लास में ही पढ़ना रहता है। क्या होता है? 1/3 होता है, 1/2 होता है। रूट का मतलब घात कितना? इसका घात है 1/2, इसका घात है 1। तो जब सेम पद रहता है तो घात क्या होता है? जुड़ता है, गुना में रहता है। तो इसका घात 1, इसका घात 1/2 जुड़ के कितना होगा? 1 में 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 होगा। तो मतलब यहाँ पे r² प्लस l² का जो घात आएगा वो कितना आएगा? 3/2 माइनस। अब यहाँ से भी हम लोग चाहेंगे तो वही सिंप्लीफिकेशन ले सकते हैं। पहले तो 2lp की जगह क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। यही m के बराबर होता है ना। चुंबकीय आघूर्ण का भी फॉर्मूला बताया ना कि m का क्या मान होता है, तो हम जानते हैं क्योंकि m जो होता है क्या होता है? 2lp के बराबर होता है। 2lp की जगह क्या रख सकते हैं? m। यहाँ पर जो dx आ जाएगा क्या आ जाएगा? d0/4 पाई m/r² प्लस l² पावर 3/2 माइनस i। और जैसे चूंकि r जो है बहुत बड़ा है किससे? फिर से ये सिंप्लीफिकेशन लेंगे कि r जो है बहुत बड़ा है l से, तो उसके समय फिर से यहाँ पे l का मान क्या हो जाएगा? लगभग 0 हो जाएगा r की तुलना में। ये लगभग यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? u0/4 पाई m/, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा r²। इसका पावर कितना है? 3/2 है। तो यहाँ पे 2 पे 2 क्या हो जाएगा? बट जाएगा। तो r का पावर कितना आ जाएगा? dx बराबर हो जाएगा u0/4 पाई m/r। ये माइनस आई का सिर्फ दिशा बता रहा है, इतना ध्यान रखना। तो देख सकते हो टोटल चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल के आया? y के अलावा तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ आया किसके अलावा? x के अलावा। तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना हो जाएगा? इसको हम b से दर्शा देते हैं। b में अगर लिखेंगे तो ये bx प्लस by, तो bx y by के नाम 0 है, तो सिर्फ यही बच रहा है। कितना है? u0/4 पाई m/r³। ये डायरेक्शन बता रहा है कि माइनस आई के। इसका परिमाण इतना निकल के आ रहा है। परिमाण खाली बात करेंगे तो ये भी बोलना है, माइनस आई कैप नहीं बोलना है। दोनों में क्या अंतर दिखा? दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? जो अक्षीय वाला निकाले थे उसका कितना आया था आंसर? इसमें सिर्फ 2 एक्स्ट्रा आया है, इसमें 2 नहीं आया। तो अगर निरक्षीय और अक्षीय का पूछेगा अनुपात, जैसे उसमें भी लिखवाए थे, याद है? अनुपात जो लिखवाए थे, तो अनुपात इसका कितना लिखाएगा? तो लिख लेना लोग याद से। हम लिख लेते हैं अक्षीय अपना से बना के ठीक। अक्षीय निरक्षीय का कितना आएगा अनुपात? देख के बता लो अपना से। अगर अक्षीय का कितना फार्मूला है, उसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, सेमी फार्मूला आ रहा है ना। अक्षीय में 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो अनुपात कितना बनेगा? 2:1 बनेगा। बस इतना याद रखना है, लिख लेना है। अरे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे अलग अलग रिलेट करके पूछा जाता है, क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछेगा क्या कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में जब एक चुंबक को रखते हैं और उससे r दूरी पर अगर चुंबक अक्षीय स्थिति पे r दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं तो r के क्या होता है? दिया रहेगा ऑप्शन में r के समानुपाती, r² के समानुपाती, 1/r के समान, r² के समानुपाती, 1/r³ के समानुपाती, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा।
तो 1/, क्या होगा, RQ होगा। समानुपाती विरुद्ध समानुपाती, वहाँ पर भी बहुत सारा डिस्कशन किए, उसमें फिर कंफ्यूज मत होना। समानुपाती और विरुद्ध समानुपाती का बात करते तो क्या हम लोग बताया गया कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि x समानुपाती है y के, ये समानुपाती बोला जाता है। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, x विरुद्ध समानुपाती है y। लेकिन इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं, बार बार बताते हैं कि x बोल सकते हैं कि x समानुपाती है 1/y के। लेकिन सिर्फ y का बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा, विरुद्ध समानुपाती बोला जाएगा। लेकिन अगर 1/y का बोलेंगे तो क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाएगा। इस समानुपाती वगैरह बहुत पूछा जाता है, फार्मूला के दिखागा, फार्मूला के हिसाब से पूछा जाता है। बस ये एक लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए लोग, उसके बाद छोड़ सकते। इसमें क्या दिया होगा, उदासीन बिंदु दिया होगा। उदासीन बिंदु किसको बोला जाता है, सिंपल सा डिफिनीशन लिखा हुआ, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट डिफिनीशन भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु उस बिंदु को कहा जाता है जहाँ दो भिन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 तथा V2 एक दूसरे के क्या है, परिमाण के बराबर होते हैं, लेकिन दिशा क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो वैसा कोई बिंदु जहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई यहाँ पे कोई चुंबक है, ये अगर चुंबक होगा तो कहीं पर भी एक ऐसा बिंदु ले ले जिस पर दो चुंबक मिले, दो चुंबक का एक का दिशा इधर हो जाए, एक का दिशा इधर हो जाए, और दोनों चुंबक इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। दिशा विपरीत होना चाहिए, लेकिन दोनों का जो परिमाण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वैसे बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं, उदासीन बिंदु के नाम से जानते हैं। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे